गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के एक तो रेट चार्ट की, और फिर हम जाएंगे कुछ और ऐसी आइटम्स पर या कुछ और ऐसे अमाउंट्स पर या पेमेंट्स पर जिन पर टीडीएस लगाया जाता है, राइट। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से सैलरी पर टीडीएस कट किया जाता है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। एक चार्ट हमारे यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हो। मैंने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो दिस इज़ टीडीएस रेट चार्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ऑब्वियसली टीडीएस के रेट्स तो फाइनेंशियल ईयर के साथ चेंज होंगे। जिस तरीके से ये असेसमेंट ईयर 21-22 के रेट्स हैं, तो जब भी 2021 में जो भी इनकम जनरेट होगी, तो अगर वो टीडीएस के दायरे में आती है तो उस पर 21-22 के रेट्स जो हैं अप्लाई होंगे। हम यहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग अलग एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं सैलरी के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो सेक्शन 192 के अंतर्गत टीडीएस कटता है, ठीक है। तो आप देखो, नेचर ऑफ पेमेंट दे रखा है। जैसे सैलरी हो गई, तो सैलरी पे हमने बात की थी, इसमें लिमिट का कोई सीन नहीं है। आप सैलरी जितनी भी जनरेट कर रहे हो, अगर आपकी टैक्सेबल लिमिट से ऊपर जा रही है तो आपको टीडीएस देना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देयर आर 2 हेडिंग्स and subsequently there are 2 sub headings of each heading। जैसे ये है एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 to 13 मई 2020। तो ये एक ईयर को, यानी कि 2021 को, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 है, तो टीडीएस के रेट्स के लिए 2021 को 2 पार्ट्स में बांट रखा है। एक तो है 1 अप्रैल 20 से 13 मई तक, और फिर 14 मई से आगे 31 मार्च तक। अब इसमें भी आगे 2 पार्ट्स कर रखे हैं। एक है रेजिडेंट के केस में और एक है नॉन रेजिडेंट के केस में। मतलब अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस किस रेट से काटना है, और अगर नॉन रेजिडेंट को कर रहे हो तो टीडीएस किस रेट से काटना है। तो कुछ केसेस में तो आपको ये दिखाई देगा कि रेट सारे में सेम है, कुछ में आपको डिफरेंस भी दिखाई देगा। अब जैसे कि हम सैलरी की बात करें, यहाँ पे सैलरी लिखा होगा, तो सैलरी के केस में क्या लिखा हुआ है कि चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, मतलब दोनों ही कैटेगरी में अगर हम आ जाए तो नॉर्मल रेट जो भी लगता है उस हिसाब से टैक्स काटा जाएगा, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा जो रेट्स उन पर अप्लाई होंगे, और उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे कि हमें हर मंथ सैलरी में से कितना टीडीएस कटना है, ठीक है। आगे आप अलग अलग पॉइंट्स और अलग अलग सेक्शंस देख सकते हो। जैसे मान लीजिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी में आप देख सकते हो, जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस में बहुत बार कर चुके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये मेंशन किया था कि अगर आपके पास 10,000 से ज़्यादा की लॉटरी का इनाम आता है, आप देख सको थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10,000 रुपये है, तो 10,000 से ज़्यादा का अगर आपकी विनिंग है तो आपको 30% से टीडीएस कटवाना है। तो आप देखोगे ये 30% आपको चारों में नज़र आएगा। इस तरीके से बहुत बड़ी लिस्ट है, तो आप इस लिस्ट को भी पहले ध्यान से देख सकते हो, और इसके अकॉर्डिंगली अलग अलग पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, फिर हम उस पर जाएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक तरीके से समझाने के लिए दिखाई है। अब हम चलते हैं वापस अपने पॉइंट्स पर। जैसे हमारा सैलरी का हो चुका है, अब हम डिस्कस करेंगे ये वाला पॉइंट नंबर 2, पेमेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू एम्प्लॉय। अगर आप आरपीएफ जो कि रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड का एक टाइप होता है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो हम सैलरी के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस आरपीएफ में जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलती है, राइट। लेकिन जब हमें आरपीएफ से पेमेंट वापस आती है, क्योंकि एक तो पहले आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको 80C में डिडक्शन मिलेगी, लेकिन जब वो आरपीएफ मैच्योर हो जाएगा, यानी मान लीजिए आप जॉब छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको रिटायरमेंट के समय इसका पैसा आपको वापस मिलेगा। तो जो पैसा आपको वापस मिलता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ऑब्वियसली जब मिलेगा आपको, तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, राइट। तो वो टैक्स जो है 10% से काट के, यानी जो पैसा आपको मिलना है वो 10% टैक्स काट के ही मिलना है। तो टीडीएस हमारा क्या हो गया, 10%, ठीक है। और एक पॉइंट और भी इसने में बता रखा है कि अगर एम्प्लॉय अपना पैन अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताता तो 10% की बजाय मैक्सिमम रेट से टैक्स कटेगा। ये एक पेनल्टी लगा लो, इनडायरेक्ट पेनल्टी है कि आपको जो टैक्स 10% से देना था वो आपको 30% से देना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, कि आपने पैन नहीं बताया है। तो पैन को सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये अमाउंट 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा।
तो देयर आर सम कंडीशंस टू बी फॉलोड वाइल पेइंग और वाइल डिडक्टिंग द टैक्स एट टैक्स ऑन RPF, राइट। नाउ नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अब इंटरेस्ट यहाँ पर एक तरीके से हमने दो हेडिंग देखी हैं, एक तो इंटरेस्ट सिक्योरिटी का है और एक है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ जो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का पार्ट है, उसमें क्या करेंगे, देयर आर सम पॉइंट्स जो आपको बड़े ध्यान से देखने हैं और सुनने हैं। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ देता कौन है। ऑब्वियसली जहाँ कि आपने सिक्योरिटीज़ ले रखी हैं, आपने किसी कंपनी में डिवेंचर्स ले रखे हैं, आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स ले रखे हैं, आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज़ ले रखी हैं, तो वो ही हैं जो आपको इंटरेस्ट देंगे, राइट। तो अभी क्या है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम, पे कौन कर रहा है, जो हमें इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। कौन होगा, वो पर्सन जो हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसकी ड्यूटी है कि वो TDS काटे। अब पेमेंट किस किस को कर रहा है, टू रेजिडेंट और डोमेस्टिक कंपनी। आप देखना कि आपको मैक्सिमम पॉइंट में ये नज़र आएगा कि पेमेंट टू रेजिडेंट और डोमेस्टिक कंपनी या पेमेंट टू रेजिडेंट और डोमेस्टिक कंपनी। तो ये चीज़ें ना आपको रिपीट होने वाली हैं बार बार, इसलिए कुछ चीज़ों को आपको माइंड में बिल्कुल रेडी कर लेना है, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में रेट्स जो होंगे वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि दो पोर्शन बनाए हैं, एक है 1 अप्रैल 2020 से 13 मई और दूसरा है 14 मई से लेकर 31 मार्च 2021 तक का। तो आपको जो रेट्स होंगे वो अलग अलग बताए जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। चलिए, तो अब क्या कह रहा है कि जब कोई भी पर्सन इन लोगों को इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट जब आपको पे कर दिया जाता है या जब आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, दो बातें हो सकती है, या तो जिस टाइम आपको पे कर दिया जाए, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। कई बार क्या होता है कि पेमेंट आपको कर दी, कैश दे दिया या फिर आपके अकाउंट में डाल दिया। इन दो में से जो भी अर्लियर चीज़ होगी, जो भी अर्लियर काम होगा, उसके लिए आपको रेट जो लगेगा वो देख लीजिए। 10% है हमारा पहले वाले पार्ट में और 7.5 है दूसरे पार्ट में, ठीक है। दूसरे पार्ट का मतलब जो 14 मई से 31 मार्च तक का टाइम है। अभी ये भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपकी मैं कन्वीनियंस के लिए बता रही हूँ। जहाँ पर आप देखोगे ना 10% है, तो मैक्सिमम केसेस में दूसरे पार्ट में जो है ना रेट कम हो जाता है, 7.5 हो जाता है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रही कि सभी केसेस में है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 10 का 7.5 हो जाएगा। तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में आ जाएगी। दूसरी बात है, यहाँ तक तो बात होगी क्लियर कि TDS काटना है, लेकिन ये जो कंडीशन आप दिखा रहे हैं ना A से लेकर G तक, यहाँ पर ये पॉइंट्स बता रहा है कि TDS नहीं काटना है। अब TDS कब कब नहीं काटना है, ये वो इंटरेस्ट है। आपने शायद आपको याद हो या मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर में थे, देन आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स करवाए गए थे जिन पर इनकम जो है टैक्स फ्री होती है। कुछ पर तो टैक्स फ्री होती है, तो जब टैक्स फ्री है तो TDS का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिस पर टैक्स फ्री तो नहीं है बट TDS नहीं कटता है। तो अभी हम देखेंगे कि किस पर टैक्स नहीं डिडक्ट होगा, कौन कौन से, जैसे NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, ये आपको सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के वीडियोज़ में मिल जाएंगे। डिवेंचर्स इशूड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी सिक्योरिटीज़ इशू करती है उस पर TDS नहीं कटता है। एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो भी सिक्योरिटी इशू करेगी उस पर भी TDS नहीं कटेगा। ये नहीं करेगी एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड वर्ड अलग बात होती है, लेकिन कई बार होता है कि टैक्स तो लगता है पर टैक्स अगले ईयर में लगेगा, मतलब असेसमेंट ईयर में जाके लगता है, सेम ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर में TDS के तौर पे नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन वो एक बात वो भी कह रहा है, जैसे उसने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की बात की तो उसने मुझे बताया क्या कि इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग, एक ये सिक्योरिटी का नाम है, इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग बॉन्ड्स 2003 और 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018, और भी कोई है क्या, इनके ऊपर इंटरेस्ट इनका TDS कटेगा, इनका TDS कटेगा अगर ये 10,000 रुपये से ज़्यादा का इनकम है तो। फिर से बता रही हूँ, पहले ABC में नहीं कटेगा TDS, D में भी नहीं कटेगा, बट ये दो सिक्योरिटीज़ है, इस पर अगर 10,000 से ज़्यादा इनकम आती है तो TDS कटता है। ये यहाँ तक बात ओके हो गई। अब E पर आ जाते हैं।
कोई भी इंटरेस्ट जब रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF फैमिली को पे कर रहे हो या डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, ऐसी कोई भी कंपनी है जो डिवेंचर्स इशू कर रही है, तो इंटरेस्ट इज़ पेड बाय द कंपनी। ये भी ध्यान में रखना, अगर कंपनी अकाउंट पे चेक द्वारा इंटरेस्ट पे कर रही है, नंबर 1 बात। नंबर 2, फिर से बता रही हूँ, इंटरेस्ट जो रेजिडेंट इंडिविजुअल को और HUF को ऑफ ऑन डिवेंचर्स, कौन से डिवेंचर्स पर, ये एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी है कि कोई भी वाइडली हेल्ड कंपनी अपने डिवेंचर्स पर अगर इंटरेस्ट पे कर रही है इंडिविजुअल और HUF को, लेकिन वो अकाउंट पे चेक से कर रही है, और दूसरा ये अमाउंट 5,000 से ज़्यादा का नहीं है, तो भी TDS नहीं कटता। ठीक है, क्लियर हो गई, ये ई पार्ट क्लियर हो गया। अब F पर आ जाते हैं। F क्या कहता है, कोई भी इंटरेस्ट जो पे किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को द्वारा नहीं, उसको, या फिर GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो चारों कंपनीज़ हैं, 4 कंपनीज़ हैं, उसको अगर पे करते हैं तो भी TDS नहीं काटते हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट आ रहा है, कोई भी इंटरेस्ट पेबल ऑन एनी सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटी पर जो कंपनी इशू करती है जहां पर सिक्योरिटीज़ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, यानी कि जो एक तो होता है ना सिक्योरिटी को फिजिकल फॉर्म में सेल परचेज किया जाता है, बेचा जाता है, रखा जाता है, एक होता है डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म जिसमें फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते हम, जिसके लिए डीमेट अकाउंट हम खोलते हैं। तो जहाँ पर जिस कंपनी में मान लीजिए आप डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को रखते हैं और उसका जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर TDS। सो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें बात की रेट ऑफ टैक्स की, फिर बात की किसको देना है, इंडिविजुअल रेजिडेंट को सॉरी, और या फिर डोमेस्टिक कंपनी को। रेट्स हमने 10 और 7.5 बताए, और कुछ टैक्स ऐसे पॉइंट्स है जिन पर TDS नहीं कटता है। डिविडेंड की बात कर रहे हैं, डिविडेंड पर कोई भी TDS नहीं कटेगा, या फिर जो डीम्ड डिविडेंड है अंडर सेक्शन 222A से E तक के बीच में जो भी डिविडेंड आता है उन पर कोई भी TDS नहीं कटता। और उसके बाद आ रही हैं फिर दूसरी इंटरेस्ट वो जो आपको सिक्योरिटीज़ के अलावा मिलता है। जैसे मान लीजिए बैंक में पैसा रखा है आपने, तो वहाँ पर से आपको इंटरेस्ट आया, आपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा रखा है, वहाँ से इंटरेस्ट आता है, आपने पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में रखा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, तो ये उस इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ हम देखते हैं कौन डिडक्ट करेगा। ऑब्वियसली डिडक्ट वही करता है जो पे कर रहा है ना, लेकिन इसने क्लियरली कहा है कि एक इंडिविजुअल HUF जो अकाउंट्स ऑडिट, जो अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाते हैं वो लोग, प्लस अ कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI, ऑलमोस्ट सारी तो आ गए, ऐसा कोई बचा नहीं है जो ना आया हो। मतलब कोई भी पर्सन आपको इंटरेस्ट दे सकता है ना, लेकिन फिर इन्होंने अलग अलग क्यों किया, सवाल ये पैदा होता है। अलग अलग इसलिए किया कि इसने जो पहली कैटेगरी बनाई है कि जो इंडिविजुअल और HUF की है, उसके लिए उसने एक बात कही है, अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने होंगे। यानी कि जो इंडिविजुअल और HUF अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाते हैं, अब कौन करवाता है, क्या सभी करवाते हैं? नहीं, सभी नहीं करवाते हैं। अगर उनके बिज़नेस की सेल या जो भी रिसीप्ट्स हैं, मान लीजिए कोई प्रोफेशन करते हैं उसकी रिसीप्ट्स हैं 50 लाख से अगर ऊपर जाती हैं, तो उनको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं। और जिनको ऑडिट करवाने पड़ते हैं मतलब उनकी मजबूरी है, उनके लिए मैंडेटरी है। और अगर वो इंटरेस्ट किसी को देते हैं तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। समझ में आ गया? यानी कि उनको TDS काटना होगा। राइट, A पार्ट क्लियर हो गया। B पे आ जाते हैं। पेमेंट किसको देनी है? वही रेजिडेंट और डोमेस्टिक कंपनी को। ठीक है। C, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? वही 10% एंड 7.5। तो रेट्स में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मैक्सिमम केसेस में रेट्स आपको सेम नज़र आएंगे। पार्ट्स वही हैं, वही 14/5 से 31 मार्च और फिर 1 से लेकर 13 मई तक। कहाँ कहाँ TDS नहीं कटेगा, अब ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ी लंबी लिस्ट की थी ना हमने जो TDS ना काटने वाले थे, यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि कहाँ कहाँ TDS नहीं कटेगा। जैसे अगर आपकी इनकम मतलब इंटरेस्ट की इनकम एक लिमिट के ऊपर नहीं जा रही तो TDS कटवाने की ज़रूरत नहीं है। क्या? नंबर 1, 40,000। अगर आपने किसी बैंक में पैसा रखा है और 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता तो TDS नहीं कटेगा। बैंक में भी बैंकिंग कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर 40,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको 40,000 या उससे कम का इंटरेस्ट आपको मिलता है, अगर
पे करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पर आप पैसा रख रहे हो। ठीक हो गया, 2 बात क्लियर हो गई। तीसरे पे आ जाते हैं। 40,000 से लिमिट क्रॉस नहीं कर रही है किसी भी डिपॉजिट में अगर आपने पोस्ट ऑफिस में रखा है, तो पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। ठीक है, उसके बाद है ये 40,000 की लिमिट सीनियर सिटीज़न, ये जो सी पार्ट है ना पोस्ट ऑफिस वाला, इसमें सीनियर सिटीज़न अगर होगा तो 50,000 की लिमिट है यहाँ पर, 40 की बजाय 50,000 की, आप देख सकते हो। ठीक है, आपको दिखाई दे गया। चलिए जी, फिर आ गया है किसी भी और केसेस में 5,000। फिर से बता रही हूँ, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और तीसरी चीज़ क्या बताई थी, पोस्ट ऑफिस। अगर यहाँ पे आपने पैसा रखा है और आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 40,000 से क्रॉस नहीं कर रहा है तो TDS नहीं कटेगा। सीनियर सिटीज़न के केस में पोस्ट ऑफिस वाली लिमिट 40 से 50 है, और बाकी कोई और इंटरेस्ट है, किसी भी और जगह से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, वो 5,000 की लिमिट है। 5,000 से ऊपर जाते ही TDS कटवाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब और कहाँ TDS नहीं कटेगा, अगर हमने इंटरेस्ट किसको पे किया है। अब ये ध्यान में रखना, पहले तो बैंक पे कर रहा था, अब बैंक को मिल रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि बैंक सिर्फ इंटरेस्ट पे ही करता है, बैंक को मिलता भी तो है ना जब वो अपने डिपॉजिट्स कहीं और ऐड करता है। तो बैंक को अगर पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, UTI है, इन सबको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनको TDS नहीं कटवाना। राइट, इंटरेस्ट फिर आपने पे किया है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, अदर देन ए कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो अपने मेंबर को अगर कोई इंटरेस्ट देती है तो भी वो टैक्स से, मतलब TDS फ्री है, टैक्स फ्री नहीं है। TDS तो नहीं लगेगा, बट टैक्स तो कभी देना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स मेड अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिसके अंतर्गत, अब सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कई बार नोटिफाई कर देती है, कोई स्कीम ले आई मान लो किसी फाइनेंशियल ईयर में, है ना, तो उस केस में भी हमारा TDS कटना नहीं होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट आप खोलते हैं, बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट खोलते हैं ना बैंक में, और उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो भी इस कैटेगरी के बाहर है। फिर इंटरेस्ट पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी हम कर चुके हैं अंडर द वेरियस डायरेक्ट टैक्सेस लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम के अंतर्गत अगर कुछ ऐसा है तो। फिर इंटरेस्ट विच इज़ होली एग्जाम्प्ट, अब मान लीजिए वो सारे इंटरेस्ट जो टैक्सेबल हैं ही नहीं तो फिर हम उस पर TDS क्यों कटवाएंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय ए फर्म, एक फर्म अपने पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट देती है वो भी क्या है, उस पर TDS नहीं कटता है। ठीक है, और फिर इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन द कॉम्पनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल, अगर मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई कॉम्पनसेशन आपको मिला है उसका वो इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट आपको के लिए TDS फ्री है, मतलब TDS उस पर नहीं कटेगा। ठीक है, और इसकी लिमिट 50,000 है। ये जो आपका पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 है, इसकी लिमिट 50,000 है, यानी कि मोटर व्हीकल का जो आपने पॉइंट किया उसके अंतर्गत अगर आपको कोई कॉम्पनसेशन मिला तो एक सेकेंड मैं क्लियर कर लेती हूँ। हाँ, इंटरेस्ट आपका 50,000 से ऊपर नहीं आ रहा तो आपको TDS नहीं कटवाना। ठीक हो गया, तो हम देख सकते हैं कि ये वो इंटरेस्ट हैं जो अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हैं। तो ये दोनों इंटरेस्ट क्लियर हो गए हमारे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल। ये पॉइंट हम बहुत बार कर चुके हैं अपने न्यूमेरिकल में, इसलिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको करना। बस सिर्फ इतना देखना है कि अगर हमारा अमाउंट, हमने लॉटरी जीती है, हमने कोई हॉर्स रेस, मैं दोनों को इकट्ठा ही करवा रही हूँ, हमारा हॉर्स रेस से भी और हमारा लॉटरी से भी अगर 10,000 से ज़्यादा का इनाम है, मतलब अमाउंट है, तो उसके ऊपर हमें 30% से टैक्स कटवाना है TDS का। पेमेंट किसको दे रहे हैं हम, रेजिडेंट और डोमेस्टिक कंपनी के, यानी कि लॉटरी की इनकम किसकी आई है, रेजिडेंट की या डोमेस्टिक कंपनी की। ठीक है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम टू एनी रेजिडेंट और डोमेस्टिक कंपनी, तो रेजिडेंट या डोमेस्टिक कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हो तो टैक्स भी वही जो कर रहा है वही काटेगा, 30% से काटेगा। इनाम की राशि 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अब यहाँ पर लॉटरी का थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। लॉटरी में कई बार क्या होता है कि प्राइस जो है हमारा वो क्या होता है, कई बार आपको प्राइस पूरा कैश मिलता है,
फिर वहाँ कोई टेंशन नहीं होती है। वहाँ तो जितना अमाउंट है, मान लीजिए आपका 15,000 है तो आपका 30% यानी कि 4500 काट लेंगे और बाकी का आपको 10,500 दे देंगे। ओके हो गया, ये तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस जो है कुछ तो कैश देते हैं, कुछ आपको सामान दे देते हैं, अब वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो हम ये देखेंगे कि कैश कितना है। मान लीजिए 10,000 तो कैश है और 5,000 का हमें सामान दे दिया है, तो दोनों का अमाउंट टोटल कर लेंगे। वही 15,000 हो गया। अब 15,000 का 30% 4500 हो गया। तो 4500 आपके किस में से काटेंगे? आप सामान में से नहीं काट सकते ना। तो जो 10,000 आपको दे रहे हैं ना, उसमें से 4500 काट के आपको दे देंगे 5500 यानी 5500 रुपये, प्लस में वो जो सामान था वो आपको दे देंगे। वो हमारा TDS हो जाएगा। अब तीसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए सामान आपका 10,000 का है और आपका जो इनाम है वो जो कैश प्राइस है वो 5,000 है। अब आपका जो मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा कम करना चाहूँगी ताकि आपको एक पॉइंट समझा सकूँ। मान लीजिए आपका 14,000 का प्राइस निकल आया, जिसमें 4,000 का आपका सामान है और 10,000 का आपका जो है वो कैश प्राइस है। अभी हमने 14,000 का जब करेंगे क्या 30% करेंगे तो 4200 आता है। तो अभी 4200 वो कैसे माइनस करेंगे बताइए? कैश तो आपको वो 4,000 देने वाले हैं, तो 4,000 का 4,000 तो ले लेंगे ना, वो 4,000 का 4,000 वो रख लेंगे अपने पास। अब 200 रुपये का भी वो आपसे कैश आपसे लेंगे, ताकि आप उनको टैक्स जो है वो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा ना। तो वो इंश्योर करेंगे कि जब भी किसी को पेमेंट करते हैं तो TDS पूरा मिल जाए। कई बार क्या होता है, प्राइस जो है वो इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो हर इंस्टॉलमेंट के समय TDS काटना है, ये ध्यान में रखना। और कहाँ कहाँ पे इनकम टैक्स यानी TDS डिडक्टिबल नहीं है, जो भी लॉटरी बेचते हैं, जो लॉटरी बेचते हैं उनको जो बोनस कमीशन वगैरह मिलता है उस पर हम इसके अंतर्गत TDS नहीं काट रहे हैं। लॉटरी एजेंट है या जो सेलर है लॉटरी की टिकट का, वो जो सेल करता है, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं काटना है इस तरीके से, ठीक है। और हॉर्स रेसेस का भी क्लियर हो गया। हॉर्स रेसेस का यानी कि रेजिडेंट को और आप डोमेस्टिक कंपनी को कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो 30% जो है आपको TDS काटना है इफ़ द विनिंग अमाउंट इज़ मोर देन 10,000। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।